तो जय हिंद बड़ी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्रिएटियंस। एंड भैया आज बात करने वाले हैं 23 मार्च एसएससी पत्रिका को रिलेटेड डेली एनालिसिस। अब भैया यार टेलीग्राम पे कुछ लोगों के कमेंट आ रखे थे, इवन ये जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं सीएपीएफ उनके भी स्पेशली कमेंट से लाइक भैया जैसे एसएससी पत्रिका है तो एसएससी पत्रिका को हम डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि हम भैया सारे जो भी करंट इवेंट्स हैं या फिर जो भी पास्ट इंसिडेंट्स हैं उनसे सारे अपडेटेड रहते हैं ना डेली बेसिस पे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में अगर कोई न्यू डेवलपमेंट निकल के आई तो वी आर अवेयर अबाउट इट। हमास इजराइल वॉर में क्या निकल के आ रहा है तो हमें भी इसके बारे में पता रहता है ना। तो आप भी ये जो डेली बेसिस पर कराते हो तो बार की बार रिपीटेडली उनको रिवाइज करना प्लीज बंद कर दो, जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो पाए, है ना। अब मैं इसलिए रिवाइज करता था जिससे अगर कोई नया बंदा आ रखा है सो डेट ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दी डेट डे ओनली, ठीक है। बट नो इश्यूज, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड डेली बेसिस पर अराउंड 40 to 45 मिनट्स निकालना और न्यूज़पेपर को डेडिकेट करना कहीं ना कहीं ये वो हमारी जो सोच थी कि यार ऐसे पत्र का हमने सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको हम टाइम सेव कर पाए, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें दोबारा से इनडायरेक्ट वे में आपका कहीं ना कहीं टाइम जा रहा था। तो आज से हम इस टाइम को कट डाउन करेंगे। बट अगर किसी को भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ भी समझ में नहीं आता सो वी आर देयर एंड आपको बताइए कि जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक सीरीज, जिसमें एक इवेंट को हम अच्छे से तकरीबन 10 से 15 मिनट में कवर करते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ अ शॉर्ट वीडियो बट आपकी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दोनों को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे पैरेलली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले आर्टिकल को लेते हुए थोड़ा सा स्पीड तेज लेके चलेंगे। पहला आर्टिकल आपको द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से देखने को मिलेगा, डेट इज कि भैया इजराइल फायर कर देता है लेबनान पे आफ्टर रॉकेट्स अटैक इन दी हैवीएस्ट एक्सचेंज सिंस ट्रूस विद हिजबुल्लाह, ठीक है। अब अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हम जानते हैं जैसे कि भैया 2-3 ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेट इज हमास, हिजबुल्लाह एज वेल एज आपके यमन हुतीस। यमन हुतीस के बारे में आपको पता होगा कि भैया वो यमन में कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो आपका मतलब जो आप देखोगे तो जो उनका एक कंप्लीट एरिया है जहाँ पे उनकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वगैरह आपको देखने को मिलती है। वहीं पे आप अगर देखोगे तो हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है वो आपको लेबनान में ऑपरेट करते हुए देखेंगे। एंड हमास जो आप नाम सुनते हो वो भैया आपको गाजा पट्टी में देखने को मिलेंगे, डेट इज इन द गाजा स्ट्रिप। वहीं पे अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हिजबुल्लाह भैया एक कंपैरेटिवली काफी पावर्ड आर्म्ड ग्रुप है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी हमास। हमास एक छोटा सा ग्रुप, उनके पास इतने वेपन्स वगैरह इतने सप्लाईज नहीं है। वहीं पे अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो ईरान के इनके पास काफी अच्छी बोल सकते हैं कि सपोर्ट है। अब भैया इनके साथ भी इनका सीजफायर हो रखा था। इजराइल का सीजफायर आपको देखने को मिलेगा विद दी हिजबुल्लाह आल्सो। अब कब देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा दिसंबर लास्ट ईयर, ठीक है। सो आपको ये दिसंबर 2024 में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम हमास का रिवाइज करें तो हमास का आपको देखने को मिलेगा 15 जैन, है ना, जस्ट बिफोर दी 20 जैन, मतलब बाइडेन सरकार जाने से जस्ट पहले। अभी क्या होता है भैया, अभी दोबारा से आपको दोबारा से जो सीजफायर थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई देखने को मिलती है। दोनों कंट्रीज के बीच में आपको रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। उसमें बताया जा रहा है कि भैया एक बच्चा भी शामिल था, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 6 रॉकेट्स फायर किए गए थे, जो कहीं ना कहीं इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट्स के द्वारा इंटरसेप्ट भी कर लिए गए। बट कहीं ना कहीं आपको मतलब डेथ भी देखने को मिलेगी इन द लेबनान ऑल्सो, है ना। तो यहाँ से भी ये अब देखो ये मैप इसलिए लगा है जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी ये सारे एग्जामिनेशन के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चाहिए डेड सी कहाँ पे आता है, कौन कौन सी कंट्रीज या फिर कौन कौन से एरियाज हैं जो इसको बैक करते हैं, ठीक है। इजराइल कहाँ है, गाजा स्ट्रिप कहाँ है, तेल अवीव जो कैपिटल है जेरूसलेम, ठीक है। आपकी लेबनान देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी ये जो लेबनान कंट्री है जहाँ से आपके हिजबुल्लाह ऑपरेट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेकंड आर्टिकल के साथ, जो बेहतरीन आर्टिकल है। आपको देखने को मिलेगा कि भैया इंडिया की तरफ से अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रखी है, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब की तरफ से आती है कि भैया इंडिया अवेयर थे किससे रिलेटेड, एंटी हसीना वेव बट कुडंट नॉट इंटरफेयर सेज जयशंकर, ठीक है। तो जयशंकर साहब बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, ठीक है। हम बांग्लादेश में क्या हो रहा है वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। एंटी हसीना जो कि सेंटीमेंट्स चल रहे थे वी आर अवेयर अबाउट इट, बट हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि भैया वो उनकी उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी कंट्री का मामला था, ठीक है। ऐसा ही कुछ सेम स्टेटमेंट आपको म्यांमार से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी हम। लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि भैया इनडायरेक्टली तरीके से हम दोनों कंट्रीज में पीस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशन आगे अच्छे कर पाए, लेकिन हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ईएम ब्रीफ्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज विद रिगार्ड टू द बांग्लादेश म्यांमार से सार्क इज नॉट ऑफ द टेबल। अच्छा देखो यहाँ पे सार्क के बारे में बोला गया था। अब देखो जो ऑल दोस पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट द सार्क, तो जैसे आप G20 देखते हो, ब्रिक्स देखते हो, इसी तरीके से सार्क इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका बिम्स्टेक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रही भैया आपकी कंप्लीट सार्क में आपको इतनी कंट्रीज देखने को मिलती है जहाँ पे नॉर्मली आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखोगे डेट इज अबाउट योर बिम्स्टेक, तो जो कि बे ऑफ बंगाल के मतलब बे ऑफ बंगाल की जो कंप्लीट खाड़ी है उसके आसपास आने वाले सारे देश, मतलब यहाँ पे कुछ देश एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। एंड वहीं पर आप यहाँ पे देखोगे तो उन देशेस की आपको कंपेरेटिबिलिटी कम देखने को मिलेगी इन द सार्क, ठीक है। तो सार्क में आपको लेकिन अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं, यहाँ पे बिम्स्टेक में वो सारे देश हट जाते हैं, ठीक है। मतलब बे ऑफ बंगाल के अराउंड जितने आने वाले सारे देश हैं वो सारे इसमें इंक्लूड
जाते हैं। आप बोलोगे भैया नेपाल एंड भूटान भी तो इंक्लूडेड है, लेकिन यार नेपाल एंड भूटान क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री थे तो उनको ट्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल से जाना ही पड़ता है, जिसके लिए उनको कंप्लीट पैसेज चाहिए होता है फ्रॉम द इंडिया और दी बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीज भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। एंड आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज आपको सार्क में भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब बोला क्या गया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब के द्वारा ऐसा कहना है कि भैया जो भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हुए थे वो ऐसा नहीं है कि अभी से हमें पता नहीं था, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। अलॉन्ग विद दिस अभी एक और न्यूज उठ के आ रही थी, यूनिस जो कि मोहम्मद यूनिस, जो कि बोल सकते हैं कि विदाउट इलेक्शन, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की कंप्लीट अभी बोल सकते हैं द मैन हेड है, जो मतलब जो मेन पर्सन इन द बांग्लादेश, दैट इज आपके मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बातें निकल आ रही है कि मोहम्मद यूनिस मीट करना चाहते हैं विद दी पीएम मोदी, ठीक है। लेकिन एज सच इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली डिनाई कर दिया गया भी है। अभी तक दोनों के बीच में बायलैटरल मीट तो नहीं होने वाली। भैया मिलना क्यों चाहते हैं, आपको पता चाहिए कि आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया के, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री निकल के आता है, तो भैया कभी भी अगर कोई भी नया लीडर आता है इन नियरेस्ट नेबर, तो एक ऑनर पे करने के लिए, एक मतलब अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए, एक कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ के लीडर हमारे यहाँ आते हैं। जैसे आप देखोगे श्रीलंका का, भूटान का, नेपाल का, ऑलमोस्ट सब जगह, नेपाल का तो थोड़ा चेंजेस था क्योंकि उससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बना चुके थे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती है। तो जस्ट अ पेज टू द होम इज, मतलब हम उस कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, उस कंट्री के लोगों को हम मानते हैं, तो उसको लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे कंट्री में विजिट करते हैं। अच्छा, अभी ये भी न्यूज निकल कर रही थी कि मोहम्मद यूनिस आपके चाइना भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट निकल के आई, सो आई विल डेफिनेटली कवर दिस। आगे भैया और क्या क्या इंप्लीकेशन है, और भैया क्या है कि भैया अभी जो आपकी बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक जो आपका कंप्लीट ग्रुप है, इस ग्रुप की भैया क्या होने वाली है, इस ग्रुप की होने वाली है समिट, जो कि आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी, ठीक है। अप्रैल में अराउंड 2 से स्टार्ट होने वाली, 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसी बिम्स्टेक की मीटिंग में बोला जा रहा है कि भैया कहीं ना कहीं हो सकता है कि बांग्लादेश एंड पीएम मोदी, मतलब मोहम्मद यूनिस एंड मोदी साहब के बीच में डायरेक्ट मीटिंग्स हो सकती हैं। लेकिन एज सच मैंने बताया कि इंडियन मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली डिनाई कराया, अभी तक एज सच कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इंडिया वाज अवेयर अबाउट द ग्रोइंग एंटी शेख हसीना wave in the Bangladesh ahead of the violent ousting of the former PM on August 5 लास्ट ईयर, ठीक है। जिस टाइम में सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, हिंदू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, स्टेटमेंट टू द कंसल्टेशन कमेटी ऑन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स यस्टरडे, ठीक है, समझ गए होगे। तीसरी न्यूज देखने को मिलेगी आपको सूडान की तरफ से। सूडान जैसे कि कुछ कंट्रीज की आपको एथनिकल कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि भैया क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, जिसमें आपका एक सूडान आता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, जहाँ पे तस्तत कम्युनिटी और आपको मल्टीपल कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज के बारे में आपको पता चाहिए। वहीं पे देखो सूडान की मिलिट्री ने क्या करिए भैया, सीज कर लिया सेंट्रल बैंक अदर की बिल्डिंग्स इन दी खार्तूम, ठीक है। खार्तूम एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सिटी या फिर एक जगह देखने को मिलेगी जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर दी सुडानी फोर्सेस। अब भैया क्या क्या मतलब इंसिडेंट्स निकल के आए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्मी मेक्स गेन सीज की बिल्डिंग्स इन दी खार्तूम, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया इस मैप से आप अच्छे समझ पाओगे। अभी देखो जो सूडान है आपका पूरा, उस सूडान में आपको 3 तरह की फोर्सेस देखने को मिलेंगी। आप ये जो कलर देख रहे हो ऑलमोस्ट ऑरेंजेस या फिर जो सफरन की तरफ ज्यादा गया है, वो ये देखने वो कौन कंट्रोल करता है, तो आपकी आरएसएफ, ठीक है, इनको शॉर्ट में बोला जाता है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स। वहीं पे आप ग्रीन वाला देखोगे तो सूडान आर्म फोर्सेस कंट्रोल करती है। वहीं पे आप ये अगर हल्के ग्रीन में देखोगे तो ये सूडान आर्म फोर्सेस बेस, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इन्हीं का एक बोल सकते हैं कि एक सब डिवीजन टाइप या फिर जो उन्हीं से निकल के आए हैं। तो जो अभी ये सारी चीजें निकल के आ रही है वो आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स के रिलेटेड निकल के आ रही है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि इनके बीच में लड़ाई वगैरह क्यों है एंड क्यों ये एथनिक कंपोजिशन इतनी ज्यादा वॉरसन होती जा रही हैं, जो कि अभी से नहीं है, आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम से ये चीजें निकल के आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, वी विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है। आगे बात करा जाए तो भैया अगली जो इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूज पे देखने को मिलेगी, डेट इज कि भैया इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रखी है एक बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, जो 23rd वरुणा एक्सरसाइज है, ठीक है। वरुणा आपको पता होगा कि हर साल होती है ऑलमोस्ट विद दी फ्रांस क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अलाय हैं, मतलब बहुत अच्छी अलाय, तो खैर हम इंडियन डिप्लोमेट होने के तरीके से, मतलब इंडियन डिप्लोमेट अलाय वर्ल्ड का कभी भी फेवर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप हमारी बहुत अच्छी देखने को मिलती है फ्रॉम द फ्रांस। और वरुणा एक्सरसाइज हम हमेशा कंडक्ट करते हैं, ठीक है। वरुणा एक नेवल एक्सरसाइज है, इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है कि भैया क्यों इंपॉर्टेंट थी, बिजनेस स्टैंडर्ड का कंप्लीट आर्टिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आपका जो 23rd एडिशन है काय का भी है, वरुणा। वरुणा क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री का नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन दी 2 कंट्रीज, डेट इज आपका फ्रांस एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में आपको नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, ठीक है, जो जिसका 23rd एडिशन अभी हो रखा है। ये भैया कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है गोवा में। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा भैया इसकी डेट कब से कब तक हुई है, तो ये आपको होता भैया 19 मार्च को स्टार्ट एंड 19 मार्च से आज जाके खत्म हुआ है, मतलब कल खत्म हुआ है 22 मार्च, क्योंकि कल खत्म हुआ है तो आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है।
अब बात किया जाए कि भैया इसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम भैया कि क्योंकि वरुणा एक्सरसाइज है, वरुणा एक्सरसाइज वो किसके साथ रही, फ्रांस के साथ, और फ्रांस के साथ अभी हमारी दो बड़ी डील होनी है, जिससे रिलेटेड मैंने आपको शायद परसों के पत्रकार में बना बताया था। तो भैया जो बड़ी डील होनी है उसमें आपको पता होगा कि भैया राफेल एम के बारे में भी है। तो हमें सबसे ज्यादा क्या पता पड़ा, क्योंकि आपको पता चाहिए कि इस एक्सरसाइज में हमारा जो आईएनएस विक्रांत है, सॉरी आईएनएस, हाँ सॉरी आईएनएस विक्रांत है, जो आईएनएस विक्रांत है आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उसने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे अगर रशियन फोर्सेस की बात करें तो वहां से आपका चार्ल्स डे गैलोवे करके एक आपका देखने को मिलेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसने पार्टिसिपेट किया था। तो वहां पे जो आपके राफेल के मरीन वर्जन है, राफेल के जो मरीन वर्जन आप देख रहे हो जिसको हम परचेस करने का सोच रहे हैं, उसकी भैया अकाउंटेबिलिटी मतलब वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो हम काफी अच्छी तरीके से काफी बारीकी से हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। अलॉन्ग विद दिस हमें इसके बारे में काफी कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ। दूसरी चीज क्या थी भैया, दूसरी चीज यहाँ पे देखने को मिली, डेट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या क्या बोलना चाह रहे हो भैया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। देखो वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि भैया आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे सबमरीन्स जिस कंट्री के पास ज्यादा है उसका एक कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो सबमरीन्स कन्वेंशनल जो हुआ करती थी, जो कि डीजल इंजन पे कभी चलती थी, वो अब आगे आने वाले टाइम में न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स होती जा रही हैं। एंड भैया अच्छा देखो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे को रिवाइज करानी ही पड़ेंगी, जैसे कि आपको पता होगा कि भैया सबमरीन्स होती हैं, जैसे कि जो कन्वेंशनल हुआ थी वो किस पे चलती थी, डीजल इंजन पे। अभी जो आ रही है वो किस पे चल रही है भैया, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर सबमरीन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर आप अगर डीजल इंजन की देखो तो भैया इनको कहीं ना कहीं जो डीजल इंजन को बंद करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के लिए इनको वापस ऊपर आना पड़ता था, बिल्कुल सही बात है भैया। तो आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इनको क्या आना पड़ता था, ऊपर आना पड़ता था, जिसकी वजह से देखो जब भी कभी सबमरीन वाटर के बहुत अंदर होती है, मतलब ऑलमोस्ट इन डेप्थ होती है, तो भैया उसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता है, नियरेस्ट इंपॉसिबल। लेकिन क्योंकि डीजल इंजन को ऑक्सीजन चाहिए होती है बर्न करने के लिए, मतलब सबमरीन को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इस वजह से ऑक्सीजन को ऊपर मतलब जो सबमरीन है उसको ऊपर लेके आना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है भैया। तो ऊपर लेके आने से घाटा क्या था कि भैया उसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं पे न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन में क्या है कि भैया जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वही ऑक्सीजन इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, आपको पता होगा न्यूक्लियर रिएक्शन की कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें हम कंप्लीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके कारण हमें बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत आ जाती है, क्या भैया कि यहाँ पे आपके राशन पानी की दिक्कत आती है। आप जितना राशन पानी न्यूक्लियर सबमरीन में रख पाओगे, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को चलाने वाले तो हैं इंसान ही, उनको तो भैया चाहिए ना खाना, एंड उस खाने को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप रख सकते हो, क्योंकि आगे जाके वो खराब हो जाता है। तो उस वजह से न्यूक्लियर सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है। तो अभी इस टाइम पे अभी कुछ रिपोर्ट्स का मानना ये है कि भैया चाइनी मतलब जो चाइनीज एजेंसीज वगैरह हैं वो इस तरीके से वर्क कर रही हैं कि जैसे आपने देखा उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट का कुछ अपना प्रोटोटाइप दिखाया। ठीक है, इसी तरीके से आपको अभी यूएस की तरफ से भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि भैया वो भी अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं पे कुछ सोर्सेज का क्लेम ये है, अच्छा देखो ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ सोर्सेज का क्लेम ये है कि चाइना अभी कुछ ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन पे वर्क कर रहा है जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट की कुछ सिमिलर होंगी। जैसे 6th जनरेशन फाइटर जेट का अगर सबसे कुछ रिमार्केबल फीचर्स की बात करें तो पहले रिमार्केबल फीचर्स आपको देखने को मिलता है कि भैया उनकी स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत बेहतरीन होती है। तो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जिन पे वो वर्क कर रहे हैं वो भी उनकी स्टेल्थ फैसिलिटी या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बिल्कुल टॉप नॉच होने वाली है। सेकंड वन, वो भैया मैंड भी एंड अनमैंड भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये 6th जनरेशन फाइटर जेट की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड सेम बोला जा रहा है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स के लिए भी। बट ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियर रहने तो, क्योंकि आप भी ये जब देखते हो ना तो आप ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन आपका जो मतलब बोल सकते हैं जो आपकी सबमरीन्स हैं उनको ऑपरेट करना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा टेक्टिकल होता जाएगा। क्योंकि हम आसमान में तो देख सकते हैं ना, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि भैया हमारे समुद्र के अंदर कितने कितने आपको क्रिएचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड भी मल्टीपल न्यूज आती रहती हैं। सो अभी के टाइम पे ये था। अब ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर था जिसके बारे में अभी इस कंप्लीट एक्सरसाइज में बात की गई है, वो एक्जेक्टली है क्या कि भैया एक सबमरीन जो कि इंडियन सबमरीन थी, उसके अगेंस्ट इंडिया के सारे मतलब इंडिया के बहुत सारे फ्रेगरेट, कॉवरेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स प्लस फ्रेंच आर्मी के कई सारे फ्रेगरेट, कॉवरेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स अगेंस्ट में लड़ रहे थे। ठीक है, जहां पे एक सबमरीन आपको एक तरफ देखने को मिलेगी, बाकी सारे फ्रेगरेट, कॉवरेट्स और बोथ ऑफ द कंट्रीज एक साइड देखने को मिलेंगे, जिससे हमें कहीं ना कहीं सबमरीन के वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को देखने के लिए आगे मिला है। क्यों? क्योंकि भैया आपको ये भी रिलेट करना होगा कि भैया स्कॉर्पियन सबमरीन की अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमें कहां से परचेज कर रही है, ऑब्वियसली आपके फ्रांस से। होप तो समझ गए इस आर्टिकल से रिलेटेड। अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ द केरला। ठीक है, केरला क्या करना चाह रहे हैं भैया, केरला आगे बढ़ता है किससे रिलेटेड, लुक ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी आपको पता होगा दो पॉलिसीज हैं, एक्ट ईस्ट एंड लुक ईस्ट। पहले लुक ईस्ट आई थी, उसको बाद में आगे बढ़ाते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया था। अब ये हो क्यों रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ केरला क्यों बढ़ कर रहा है, टू इंक्रीज दी
प्रोस्पेक्ट्स इन दी फॉरेन टूरिज्म। ठीक है, आपको पता चाहिए कि भाई केरला में अच्छा खासा आपको टूरिज्म देखने को मिलता है, उसी को एनहेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये अब लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, टाइटल्ड लुक ईस्ट केरला टूरिज्म विल होल्ड स्पेसिफिक स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन इन द 8 ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट टू द स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली जो केरला स्टेट है वो क्या करने वाले हैं, काइंड ऑफ मार्केटिंग कैंपेन करने वाले हैं इन द 8 कंट्रीज, जिसमें आपका चाइना भी इंक्लूडेड है। मेक श्योर करना कि आप ये चाइना को कभी ना भूलो। ठीक है, मतलब अभी मैंने वीडियो डाला था तो उससे रिलेटेड अच्छे लोग कमेंट आए थे कुछ लोगों के। ठीक है, सो मतलब बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि भाई चाइना को एक बार थोड़ा नजर में रखा करो। ठीक है, हमारे डिफेंस फोर्सेस के मतलब जिस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, बीइंग अ ट्रू इंडियन आपको पता भी होना चाहिए कि एक्जैक्टली चल क्या रहा है हमारे आसपास। ठीक है, सो उसमें कहीं ना कहीं चाइना का नाम भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चाइनीज टूरिस्ट आते नहीं है। ठीक है, अभी भी आप देखो तो सी रूट से कई लोग आते हैं, कई सारे ट्रेड वगैरह भी होते हैं। ठीक है, एंड केरला आपको एक मेजर हब भी देखने को मिलेगा, वहां पे होता है। तो केरला गवर्नमेंट का कहना ये है कि भाई जब ये सारी चीजें होती ही हैं, तो हम जब कैंपेन की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना चाइना को भी इंक्लूड कर लिया जाए एंड इनको भी टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ आगे ले जाया जाए। ठीक है, तो ये सारी बात बोली गई थी इन दिस आर्टिकल। अभी अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। केरला इज लॉन्चिंग अ लुक ईस्ट कैंपेन टू बूस्ट इट्स फॉरेन टूरिज्म व्हिच इज करंटली 62 प्री पैंडेमिक अवेलेबल्स। दिस इनिशिएटिव टारगेट 8 ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया का नाम भी देखने को मिलेगा, टू अट्रैक्ट द मोर टूरिस्ट, जिससे और सारे टूरिस्ट आ पाए। डेस्पाइट बीइंग अ मेजर ट्रैवल मार्केट, चाइना हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू केरलास टूरिज्म। आप देख सकते हो कि भैया मेजर ट्रैवल मार्केट देखने को मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं हम काफी अच्छे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं विद द चाइना। ठीक है, इस आर्टिकल में कंप्लीटली मेंशन है। लेकिन आफ्टर डेट ऑल्सो हमारा जो देखोगे तो केरला का जो टूरिज्म है वो चाइनीज तरफ से इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इस वजह से प्रॉम्प्टिंग अ डेडिकेटेड मार्केट पुश, द स्टेट हैज आल्सो फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द मलेशियन एयरलाइंस टू फैसिलिटेट बेटर कनेक्टिविटी। बेटर कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने मलेशियन एयरलाइंस से भी आगे जाके बेटर कनेक्टिविटी के लिए मतलब बातचीत की है, पार्टनरशिप टाइप की है। एज अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन, टूर ऑपरेटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज विल विजिट केरला इन अप्रैल टू प्रमोट इट्स टूरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे भैया आने वाले इन्फ्लुएंसर्स वगैरह कहाँ पे आएंगे, अप्रैल में आएंगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। केरला इज ऑल्सो प्लानिंग अ केरला इटिनिटी इटिनरी। ठीक है, इटिनरी फॉर द फॉरेन टूरिस्ट, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ लीडिंग वेलनेस डेस्टिनेशन। ठीक है, तो मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री का यार वही है कि मतलब सबको ये चाहता है कि भाई हमारे यहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा विजिट करें। ठीक है, क्योंकि एक हैवी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा भैया तुर्की की तरफ से। तुर्की बहुत ज्यादा न्यूज में है, जिसका नाम अब बदल के तुर्की ये कर दिया गया था। ठीक है, हो गया इसके रिलेटेड टाइम वैसे तो। सो अभी क्या हुआ है कि भैया 340 से ज्यादा भैया मास प्रोटेस्टर्स में लोगों को हेल्ड कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया, काइंड ऑफ डिटेन कर लिया गया। ऐसा भैया हो क्यों रहा है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ की पॉलिटिक्स क्या भैया, जो अभी आपको देखने को मिलेगा, जो अभी हेड है दैट इज एर्दोगान। ठीक है, जो एर्दोगान साहब हैं वो भैया अपने क्या जीते हैं, इलेक्शंस वगैरह करके जीते हैं। लेटर ऑन क्या होता है भैया, उनके देखोगे तो आपकी सरकार काफी टाइम से आपको देखने को मिलेगी जो एज अ काइंड ऑफ अ डिक्टेटर भी इनको क्लेम करने लगे हैं। ठीक है, सो तुर्कीज लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन अ डिकेड फॉलो द अरेस्ट ऑफ द इस्तांबुल मेयर इकरम एमोग्लू। ठीक है, स्पार्किंग क्लैशेस एंड अरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। सो बेसिकली यार है क्या कि जो आपको आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो तुर्की है, तुर्की कैपिटल है इस्तांबुल। ठीक है, तो भैया इस्तांबुल में बेसिकली होता क्या है कि सॉरी इस्तांबुल नहीं है शायद, है की कैपिटल है ना अंकारा। अंकारा इज द कैपिटल है ना इस्तांबुल, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है। अभी देखा जाएगा तो अभी आर्टिकल में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, टोटल ऑफ 3 ऐसी सिटीज है जहाँ पे आपको हैवी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, वो भी इसलिए क्योंकि भैया जो इस्तांबुल जो आप देखोगे तो मतलब इस्तांबुल वन ऑफ द वेल डेवलप्ड सिटी ऑफ द तुर्की। ठीक है, यहाँ पे बहुत हैवी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। अंकारा यहाँ की कैपिटल है। सो बेसिकली है क्या कि इस्तांबुल के जो मेयर है दैट इज एकरम इमामोग्लू, इनके अंदर भैया कहीं ना कहीं ये सारे मतलब देख सकते हैं, तो क्योंकि ये वोट वगैरह जीत के आ रखे थे, तो पॉलिटिक्स की चीजें देखी जाए मतलब तो उस टाइप से आप देख सकते हो कि भैया ये जब क्योंकि लीडर बन के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये अपोजिशन में मतलब एक अच्छी खासी बोल सकते हैं कि वोट कलेक्ट कर सकते थे इन अगेंस्ट अगेंस्ट किसके भैया, एर्दोगान साहब की तरफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्लैशेस क्यों देखने को मिले। अच्छा भैया ये हो सकता था, तो फिर भैया मतलब जेल वगैरह कैसे हो गई है ना, क्योंकि बोला जा रहा है कि भैया इनको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया था। तो इसके बाद होता क्या है कि भैया इनके मेयर साहब के ऊपर एन नंबर ऑफ केसेस लगा दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप करप्शन का देख लो, आप मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे करप्शन हो गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं होना,
ठीक है, एंड इसी के साथ असॉल्टिंग करना, ठीक है, ऐसे मतलब हजारों केसेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, मोलेस्टेशन का नहीं लगाता, बाकी सारे ऑलमोस्ट जितने केसेस हैं सारे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब धांधली वगैरह करना, हर एक चीज वहाँ पे मेंशन कर दी जाती है, तो इसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे हैवी मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। इस बीच खबर ये भी आती है कि भैया एर्दोगान साहब ने क्या तुर्की को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा अभी ऐसा है नहीं। ऑफिशियल्स का अगर माने तो भैया एर्दोगान साहब अभी आपको तुर्की में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखा जाए तो भैया इसमें आप आर्टिकल में देख सकते हो, ये रहे आपके वो अपोजिशन लीडर, ठीक है। मोर देन 340 पीपल वर अरेस्टेड फॉलोइंग तुर्कीज बिगेस्ट स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन over a decade, sparked by the detention of the Istanbul's powerful opposition mayor Ekrem İmamoğlu, a minister said on the Saturday, ठीक है, क्योंकि भैया ये अपोजिशन लीडर है, कहीं ना कहीं ये टक्कर दे सकते हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एर्दोगान साहब की सरकार कर सकती है, तो इसी वजह से इनको डिटेन कर लिया गया, ठीक है। आगे देखा जाए तो भी आप नेशनल अफेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। नेशनल अफेयर में पहली न्यूज आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेवी, दैट इज भैया स्टेल्थ फ्रेगेट लॉन्च्ड इनटू वाटर टू गोवा शिपयार्ड, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है, क्या एग्जैक्टली है क्या, आज सबसे पहले इसका नाम देखो भैया, इसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तवश्य, तवश्य द फोर्थ क्रिविक क्लास स्टेल्थ फ्रेगेट लॉन्च्ड इनटू द वाटर, ठीक है। वैसे तवस का मतलब देखोगे तो स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है तवस्य वर्ड, ठीक है। देख सकते हो इन अक्टूबर 2016 इंडिया एंड रशिया साइंड एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फॉर 4 एडिशनल फॉलो ऑन स्टेल्थ फ्रेगेट अंडर विच 2 आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द GSL थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बेसिकली है कि भैया कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूँ, देखो द हिंदू के कंप्लीट आर्टिकल में मेंशन था, इवन सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल ने इसको कवर अप किया था। बात करते हैं भैया, तो आपको देखने को मिलेगा 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में एक डील होती है। इंडिया और रशिया के बीच में क्या डील होती है कि भैया इंडिया और रशिया मिलकर बनाएंगे 4 फ्रेगेट, ठीक है। अब ये किसी को नहीं पता कि फ्रेगेट, कॉर्बेट एंड डिस्ट्रॉयर्स में क्या अंतर होते हैं, तो मस्ट चेकआउट हमारी इंडियन आर्मी वाली वीडियो, ठीक है, एक चीज डिटेल में बता रखी है। 2016 में जब ये कंप्लीट चीजें निकल के आती है, मतलब सबमिट होती है, तो उसके बाद टाइम लगते हुए 2019 में ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाती है। उसमें क्या बोला जाता है कि भैया हम 4 फ्रेगेट बनाएंगे, ठीक है, 4 फ्रेगेट बनाएंगे, उसमें से भैया 2 बनाएगा रशिया एंड 2 बनाएगा इंडिया। इंडिया में कौन बनाने वाला है, GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, GSL बनाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, विद किसके बनाएंगे, TOT मतलब टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चलते हुए आपका जो GSL है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2 बनाने वाला है, एंड 2 जो होंगे भैया आपके फ्रेगेट वो आपका रशिया बना के देगा। अब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इसमें कहीं ना कहीं आपको डिले देखने को मिलेगा, बट लास्ट अगर आपको याद हो जिससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था, तो दिसंबर 29 2024 को कलंगयार्ड में भैया एक जो है आपका INS तुशील की क्या होती है भैया, कमीशनिंग सेरेमनी होती है इन द कमीशनिंग सेरेमनी, जो कलंगयार्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा भैया, रशिया में। उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब गए थे, राजनाथ सिंह जी, एज वेल एज हमारे एडमिरल सर भी जा रखे थे, ठीक है। एडमिरल कौन है भी, दिनेश के त्रिपाठी सर, ठीक है। तो ये सारे लोग वहाँ पे जा रखे थे, तो कंप्लीट कमीशनिंग होती है। हालांकि इसकी कमीशनिंग दिसंबर में ही हो गई थी वहाँ पे, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा कि फेब में आता है इंडिया, है ना, इसका जो होम बोल सकते हैं कि जो होम बेस रहने वाला है उसमें वो फेब में आया था 2025 में, ठीक है भैया। अब क्या होता है, अब भैया ये अभी देखो, अभी इसके अंडर 4 बनने थे, 4 भैया कौन कौन से हैं, तो इधर मैं नाम लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैं येलो कलर से लिख देता हूँ। डेट इज पहला आपको देखने को मिलेगा INS तुशील, जो ऑलमोस्ट कमीशन हो मतलब कमीशन हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या कमीशन हो चुका है। सेकंड वन आपको देखने को मिलेगा तमाला, थर्ड आपको देखने को मिलेगा डेट इज तारागिरी एंड फोर्थ आपको देखने को मिलेगा तवश्य, ठीक है, तवश्य जो हमारा यहाँ पे अभी कमीशन, अभी मतलब ये कमीशन नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है कि ये बनकर तैयार हो गया, अब इसके ट्रायल्स वगैरह चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब जाके ये बाद में कमीशन होगा, ठीक है। तो अभी ट्रायल्स वगैरह में ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 6 से 1 साल तो लग ही जाता है। अलॉन्ग विद दिस जो आपका तमाला है वो मिलने को मतलब बोला गया है कि रशिया के द्वारा आपका जो इसी ईयर है मतलब 2025 में भी अराउंड जुलाई के बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड तरंगिनी इन द अंडर वर्किंग प्रोसेस है इन द GSL, ठीक है। सो हमारा तुशील और तमाला आपके रशिया के द्वारा बनाया गया था, तारागिरी एज वेल एज आपका जो तवश्य है वो GSL बना रहा है, ठीक है। ओके भैया समझ गए। आगे बात किया जाए तो भैया आपको बिहार की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, बिहार अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अपने पॉलिटिकल करियर की वजह से भी, एज वेल एज आप देखोगे तो PM मोदी भी इसको हैवीली तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पोर्टल्स वगैरह हैं उस पर आप देखोगे तो बिहार की दबा के तारीफ की जा रही है ना, इंक्लूडिंग जब भी अभी देखोगे जितनी भी विजिट हुई है बिहार से रिलेटेड, ठीक है, आप मतलब कहीं पे भी देख लो, मॉरिशस हो गया और भी जितनी भी विजिट अभी भैया हुई हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं बिहार से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ज़रूर लेके जाई गई है, जो एज़ अ गिफ्ट दी गई है टू द अपोनेंट मतलब अपोनेंट इन द वर्ड की उस कंट्री के डेलीगेट्स को, ठीक है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अभी बिहार में क्या है, 5 डे का एक कंप्लीट लॉन्ग दिवस मनाया जाता है, जिसको हम बिहार दिवस के नाम से जानते हैं, जो कि सेलिब्रेट करे जाएगा वीकेंड एट दी पटनास गांधी मैदान, ठीक है। तो ये पटना का जो गांधी मैदान है वहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सेम आपको आर्टिकल कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि नीतीश फ्लैग ऑफ बिहार दिवस इवेंट शोकेस
शोकेसिंग हेरिटेज, ठीक है। सो नो डाउट बिहार की अपनी खुद की एक हेरिटेज है, बहुत अच्छा कल्चर वगैरह है, तो उन सारी चीज़ों को ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब दिखाया जाएगा। जो आप कुछ ऐसी इमेजेस देख सकते हो ये वहीं की है समिट की, ठीक है। आगे देखा जाएगा वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव सेट अप स्टॉल्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब इस आर्टिकल को पढ़ा तो एक अच्छी चीज़ समझ में ये आई कि भैया इस बिहार दिवस के चलते हुए, अच्छा इसकी थीम इंपॉर्टेंट है तो आप याद कर लेंगे। इसके थीम है भैया उन्नत बिहार, उन्नत उन्नत बिहार कॉमा विकसित बिहार, ठीक है। उन्नत बिहार, विकसित बिहार, या फिर जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि भैया एडवांस्ड बिहार, डेवलप बिहार, ठीक है। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आप देखोगे कि भैया इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें जो भी हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखो भैया एआई के बारे में, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी लिख देता हूँ। इसी के साथ आप देखो मतलब जितनी भी चीजें, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, और जितने भी आप देखते हो जितने भी कास्ट रिलेटेड इशूज निकल के आते हैं, जितने भी रिजर्वेशन वाले इशूज हैं, जो भी आप नॉर्मल इश्यूज देखते हो, है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड देखते हो, तो मतलब जितनी भी ऑल ओवर आप इश्यूज देखते हो, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टॉल सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो उन स्टॉल्स के थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि भैया कैसे चीजें जा रही हैं और क्या क्या उनका योगदान हो सकता है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, जहाँ पे की पॉइंट्स ये है कि भैया अनएम्प्लॉयड को जो भी अनएम्प्लॉय पीपल हैं उनको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए, मतलब उनको टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान देते हुए स्किल्ड वर्कर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे बात किया जाए तो भैया एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द हिंदू, ठीक है। ये आर्टिकल है भैया फर्टिलाइजर कमेटी, ठीक है। फर्टिलाइजर कमेटी वार्न करती है अगेंस्ट अंडर फंडिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट सब्सिडी स्कीम्स। भैया एग्जैक्टली है क्या, कुछ ऐसा ही आर्टिकल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार हाईलाइट करता हूँ बस। अब भैया होता क्या है कि भैया आपको दो कमेटीज देखने को मिलेंगी, है ना, बेसिकली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एंड जो आपका दूसरा है डेट इज आपका जो यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, ठीक है। होता क्या है कि भैया जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे मतलब जो यूनियन फर्टिलाइजर कमेटी है वो भैया कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं। किस तरीके की रोक कि भैया सब्सिडीज वगैरह को थोड़ा कहीं ना कहीं कम करा जाए। लेकिन इसके ऊपर जब कमेटी का रिपोर्ट आती है और आगे जाके चीजें निकल के आती हैं, तो भैया इस आर्टिकल का अगर मैं मेन समरी बताऊं आपको, तो समरी सिर्फ इतना है कि भैया बोला ये जा रहा है कि भैया जितने भी आप सब्सिडी वगैरह देना चाह रहे हो, फिर मतलब सब्सिडी वगैरह जो कम करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्रॉप्स को एंड फार्मर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। इसलिए जितना भी भैया जो भी पैसा वगैरह आप देते हो तो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो आपको पूरा का पूरा पैसा देना होगा। सेकंड वन क्या चीज वाली गई कि भैया इसमें नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में बात की गई। अब आपको नैनो फर्टिलाइजर्स पता होनी चाहिए, नैनो फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा गुड होते हैं फॉर दी क्रॉप्स वगैरह, ठीक है, जो आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन से ही पूछ लिए जाते हैं। तो बोला गया कि भैया मतलब जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी उनका कहना यह था कि नैनो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना चाहिए एंड सब्सिडीज को कम करना चाहिए। वहीं पे स्टैंडिंग कमेटी का कहना ये कि नहीं भैया आप सब्सिडीज दो, लेकिन नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडीज के साथ साथ नैनो फर्टिलाइजर्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं इंकरेज करेंगे हम, लेकिन आप सब्सिडीज को कट डाउन मत करो। दो चीजें तो ये हो गई कि भैया नैनो फर्टिलाइजर को भी हमें डोमेस्टिकली तरीके प्रोड्यूस करना होगा। तीसरी चीज क्या बोली कि भैया रनिंग जो स्कीम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा, ठीक है। मतलब सब्सिडीज एक अलग चीज हो गया, सब्सिडीज जो आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट देती है, कुछ स्कीम्स भी तो निकलती हैं फार्मर से रिलेटेड, मल्टीपल स्कीम्स निकलती हैं, जैसे क्रॉस जो आपके किसान क्रेडिट कॉप हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी निकलती हैं, मैंने सिर्फ एक का एग्जांपल लिया है। तो इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके की इंसेंटिव्स को भी रेगुलर बेसिस पे निकालना चाहिए, जिससे फार्मर्स को कहीं ना कहीं मदद हो पाए। तो ये कुछ कमेटीज की रिपोर्ट थी जिससे रिलेटेड मल्टीपल चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चाहिए फार्मर्स रिलेटेड बहुत सारी न्यूज निकल के आती हैं जो आपके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सो द रिपोर्ट ऑल्सो नोट्स द इंप्रूवमेंट एंड इन सेलेक्टेड क्रॉप ग्रोथ विद द मॉडर्न फर्टिलाइजर्स अर्ज टू सेंटर टू डेवलप डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जिसमें नैनो आपका जो आपका नैनो फर्टिलाइजर है उसके बारे में बात की गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर डेट इज भैया द हिंदू का आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे भैया बोला गया कि व्हाई इज अपलोडिंग वोटिंग डाटा अ चैलेंज, ठीक है। वोटिंग डाटा अपलोड करना एक चैलेंज क्यों बन चुका है, ठीक है। आपको ये पता होगा भैया ये कौन है, तो भैया ये आपको देखने को मिलेंगे ज्ञानेश कुमार सर, जिन्होंने अभी रिसेंटली आपका फेब में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको देखने को मिलेगा 19th है ना, 19th ऑफ फेब 2025 को इन्होंने क्या लिखा भैया, चीफ इलेक्शन कमीशन बन रखे हैं ये, ठीक है, 19th ऑफ फेब। अब ये बोला क्या क्या, अब देखो इस आर्टिकल में आप जब कंप्लीट पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसमें अगर वो समरी की बात करें तो भी आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे आर्टिकल में जैसे आपको पता होगा कि भी जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, जैसे इलेक्शंस होने के बाद तो आपके पास एक कंप्लीट डाटा आता है कितने लोगों ने इलेक्शन दिया वगैरह वगैरह चीजें, एंड इलेक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले क्या भैया, आपको अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल निकल के आया था जिसमें बोला गया था कि भैया जो आपका आधार है जो भैया, आधार क्या कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा विथ योर वोटिंग आईडी,
ठीक है, वोटिंग आईडी। हालांकि ये अभी तक आप देखोगे तो आपका ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, लेकिन जो वॉलंटियरली करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी आप देखते हो फेक वोट्स वगैरह डालते हैं वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से किया जा रहा है, क्योंकि भैया आपका जो कंप्लीट वोटिंग डाटा है उसको उसको अपलोड करने में चैलेंजेस आते हैं। मतलब इस कंप्लीट आर्टिकल को आप जब पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे भैया वोट होता है, वोट होने के बाद एक कंप्लीट डाटा आता है कि भैया इतने इतने लोगों ने वोट दिया। उस डाटा को अगर आप कलेक्ट करते हो, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ही देते हैं, मतलब वहीं से ही सारा अप्रूव होकर निकल के आता है। आगे देखोगे तो भैया कुछ टाइम बाद आप देखोगे जब से आपकी जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन, उनको आप देखोगे तो उनकी तरफ से जो डाटा निकल के आता है और जो पहले डाटा निकल के आया था, उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको मिसमैच देखने को मिलेगा। अभी ये जो मिसमैच आता है उसको कूप अप करने के लिए कई बार आधा डाटा आता ही नहीं है, या फिर आधा डाटा को छुपा दिया जाता है। और जो मिसमैच आता है वो आता ही क्यों है, दिक्कत यहाँ से आती है ना। मतलब मिसमैच आएगा तो कहीं ना कहीं फेक वोट्स डले होंगे, एंड कई बार गवर्नमेंट इसको पूरा कंप्लीटली दिखाती भी नहीं है। ऐसी कुछ बातें इस आर्टिकल में मेंशन थी, ठीक है। तो उन चीजों से रिलेटेड कहीं ना कहीं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही एक ही इंसेंटिव हो सकता है, मतलब एक ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें निकल के आई थी। आगे देखा जाए तो why does the Election Commission of India find it difficult to disclose absolute numbers of the absolute number of the booth wise vote कास्ट इन द इलेक्शन? ऐसा क्यों होता है कि भैया इलेक्शन कमीशन डिफिकल्टी मतलब डिफिकल्टी फील करते हैं कि भैया जितने भी नंबर ऑफ वोट्स डले हैं वो सारे डिस्क्लोज नहीं कर पाते? व्हाई डू द अपोजिशन एंड द एक्टिविस्ट वांट्स? अब भैया जो एक्टिविस्ट एंड अपोजिशन है वो क्या चाहते हैं? व्हाट आर द टू पार्ट फ्रॉम द 17C एंड व्हाट आर सम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज दैट हैव बीन पॉइंटेड आउट, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं मतलब ऐसे, और 17C क्या है, तो अभी बात करते हैं इससे रिलेटेड। ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, डेट इज कि भैया जो अभी आप देखोगे तो बैकग्राउंड की क्या निकल के आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि जब एक्टिविस्ट एंड द अपोजिशन क्वेश्चन करते हैं कि भैया डिले एंड डिस्क्रिपेंसीज मतलब अ काइंड ऑफ अ घोटाला या फिर झोल बोल, ऐसे बोल सकते हो, इन पब्लिशिंग वोटर टर्नआउट डाटा आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन होने के बाद जो आपका वोटर टर्नआउट डाटा होता है उसमें कहीं ना कहीं डिले या फिर झोल वगैरह क्यों देखने को मिलती है? द फोकस वॉज ऑन द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वोटर टर्नआउट। जो आप फोकस है वो किस पे कि भी जो आप पहला इनिशियल वोटर टर्नआउट देखोगे परसेंटेज अनाउंस्ड बाय द ECI, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड द फाइनल फिगर अपलोडेड लेटर, और जो फाइनल फिगर जो लास्ट में अपलोड होते हैं, दिस रेज्ड डाउट्स अबाउट द एक्यूरेसी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाते हैं ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब 17C को समझे तो 17C के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में ये बोला गया कि भैया रिकॉर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड एट ईच पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन पे जितने भी वोट डाले जाते हैं उस रिकॉर्ड को 17C का पार्ट ए बोलते हैं। दिस डाटा इज शेयर्ड विद कैंडिडेट्स एजेंट्स इमीडिएटली आफ्टर दी पोल क्लोज, जैसे ही पोल क्लोज होते हैं तो उनको सारा डाटा मिल जाता है इमीडिएटली। वहीं पे अगर बात करें पार्ट 2 के बारे में, तो जितनी भी लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे जो भी कैंडिडेट्स ने वोट वगैरह दिया, तो जो भी उनका वोट होता है वो ईवीएम में आता है ना, एंड ओपन ड्यूरिंग द काउंटिंग प्रोसेस, जो कि काउंटिंग प्रोसेस के बाद ऑब्वियसली आप समझ पाओगे। तो उन दोनों के डाटा में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि हाउ डिड डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन दीज फिगर्स एंड डिलेस इन देयर पब्लिकेशंस हैव ट्रिगर्ड स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या मतलब देखोगे तो आपको ये संदेह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको एग्जामिनेशन में रिपीटेड देखने को मिलेगा। आगे दिखाया जाए तो भी और क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे आप देखोगे तो ECI जो है वो फोकस करते हैं लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल हर्डल्स व्हेन कंपाइलिंग एंड अपलोडिंग वोटर डाटा, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में कॉम्प्लेक्सिटीज आना, कैसे? गैदरिंग डाटा फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ द पोलिंग स्टेशंस अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो जो भैया इलेक्शन कमीशन का कहना क्या है कि भैया आप देखते हो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो पहले वो डाटा देते हैं वो कहीं ना कहीं तुरंत पोल के बाद दे दिया जाता है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया से डाटा कलेक्ट करना इट्स इटसेल्फ अ ग्रेट चैलेंज फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस सारे डाटा कलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करने में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम जाता है, ठीक है। एंड वहीं पे जो एक्टिविस्ट या फिर जो अपोजिशन कहना है उनका कहना है कि भैया बहुत सारे डिलेस देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज कि भैया जब ये सारी चीजें की जाती हैं तो ऐसा तो है नहीं कोई मशीन कर रही हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको ह्यूमन की वजह से देखने को मिलती हैं, तो ह्यूमन एरर भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। सो मिस्टेक्स में अकर ड्यूरिंग मैनुअल डाटा एंट्री स्पेशली अंडर द टाइम प्रेशर, ठीक है। तो वोटिंग में ऑब्वियसली टाइम प्रेशर का तो काम होता ही है। आगे देखोगे तो सिक्योरिटी मेजर्स एंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा बिफोर मेकिंग इट पब्लिक क्लोज कॉजेज डिलेस, ठीक है। तो जब इसका डाटा की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब डाटा को पब्लिक करने के पहले जब आपको डिलेस देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड चीजें हो रही होती हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। सो द आर्टिकल पॉइंट आउट दैट व्हाइल पोलिंग एजेंट्स हैव इमीडिएट एक्सेस टू द फॉर्म 17C डाटा, द पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफन डिलेड, क्रिएटिंग स्पेस फॉर द डाउट, ठीक है। आगे बात किया जाए तो भी कंसर्न्स रेज किए गए बाय द अपोजिशन एंड द एक्टिविस्ट, दैट इज
वैसे हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। द अपोजिशन हैज आर्ग्यूड दैट डिलेड पब्लिकेशंस एंड डिस्क्रिपेंसीज इन वोटर टर्नआउट फिगर अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। स्पेसिफिक कंसर्न्स इंक्लूड जैसे कि डिलेड अपलोड होना, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज एंड द डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन है, मिलते हैं नेक्स्ट